हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, तो हमें आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, पर नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है आप लोगों के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन करना पड़ेगा as this question is not at all there in your worksheet. Okay, so note it down in your science copies. Look here, if the refractive index of water, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल क्वेश्चन, if the refractive index of water for light going from air to water is 1.33, ठीक है ना। तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम एयर टू वाटर। जब लाइट रे एयर से वाटर में जाती है तो हम कैसे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, लुक है, ध्यान से देखिए। तो नाउ लिख देते हैं हम लाइट रे कहां से कहां एंटर हो रही है। व्हेन लाइट, सॉल्यूशन भी लिख देती हूं मैं यहां पर, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट रे फिलहाल कहां से कहां एंटर हो रही है, एयर टू वाटर। ओके, तो इससे जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है वो किसका मिलता है, वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, NWA। और इसकी वैल्यू इन्होंने हमको कितनी दे रखी है, 1.33। ओके, आगे देखिए, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब लाइट रे कहां से कहां एंटर हो रही है, वाटर से एयर में। इज इट ओके? तो चलिए लिखते हैं, नाउ लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम वाटर टू एयर। और जब पानी से एयर में जा रही है, आप चाहें तो लास्ट क्लास में हमने उल्टा बनाया था, यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम वाटर टू एयर, ऐसे फ्रॉम वाटर टू एयर, है ना। ये लाइट रे आई और ये कहां चली गई, दूर चली गई। याद है ना आप लोगों को, एज लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट ओके? तो ऐसा करने से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, एयर का। किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, वाटर के रिस्पेक्ट में। पर ये तो आपको कैलकुलेट करना है, दे नहीं रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या प्रिंसिपल काम में लेना है, काम में तो प्रिंसिपल ही लेना है, बट थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं, फॉर्मूले की फॉर्म में काम में लेना है। और अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉर्मूले की फॉर्म में काम में लें तो क्या फॉर्मूला हमें फाइनली मिला था, देखिएगा। फॉर्मूला हमें मिला था N21 इज इक्वल टू 1/N12। मतलब NWA इज इक्वल टू 1/NAW। तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, NWA की। किसकी पता लगानी है, NAW की। तो एक काम करते हैं कि NAW इधर लिख देते हैं और WA इधर लिख देते हैं। चलेगा ऐसा? बिल्कुल चलेगा। नाउ NAW is equal to 1/ refractive index of water with respect to air is given here. This is 1.33. लिख देते हैं 1.33। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए इस डेसिमल को यहाँ से हटाना पड़ेगा और 2 0 लगाने पड़ेंगे, है ना। आप अपने घर पे इसे डिवाइड कर लेना, क्योंकि कैंसिल होने जैसा तो ये दिख नहीं रहा है। मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज 0.75। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
with respect to water is 0.75 and refractive index of water with respect to air is 1.33. देख रहे हैं ना आप, दोनों नंबर्स अलग हैं. इज इट ओके? तो ये आ गया हमारा आंसर. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में आ जाती हूँ, समझ लीजिए, और समझ में ना आया हो कुछ अगर तो डाउट क्लास में आप पूछ भी सकते हैं. ओके? तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? ध्यान से देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ये सारे टॉपिक बिल्कुल अलग हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिसका कोई इंट्रोडक्शन आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ओके? तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नाम सुनिए उसका. दिस इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम इतने दिनों से, पर फिलहाल जो हम ये रिफ्रैक्शन करवाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नए वर्ड्स, नई टर्म्स भी जाननी है. तो दिस इज द रिफ्रैक्शन विच विल बी डन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ये रिफ्रैक्शन हम किससे करवाने वाले हैं? ग्लास स्लैब से होने वाला है यहाँ पर रिफ्रैक्शन. इज इट ओके? तो चलिए जानते हैं कि कौन से नए वर्ड हमको यहाँ पर मिलेंगे. सुनिएगा ध्यान से. इस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करवाने के लिए ये हमने बनाई ग्लास स्लैब. ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा. कई बार तो एग्जाम्स में सिर्फ यही आ जाता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. तो ध्यान से देखिएगा कि डायग्राम कैसे बनाना है आपको. ये आपने लिया यहाँ पर मीडियम एयर और इसे नंबर दे दिया 1. ओके? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मैंने 1 दिया है तो आप भी 1 ही दें. आपकी जो मर्जी आए नंबर दे सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जो मर्जी आए वो चलेगा. इज इट ओके? यहाँ पर हमने ये दूसरा मीडियम ले रखा है, नाम तो इसका हम ऊपर ही लिख चुके हैं. दिस इज ग्लास स्लैब and a number is again has to be given to it and this is number 2. वैसे तो आज तक हमने इसके नीचे वाले मीडियम के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी, पर अब जानना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ कुछ अलग जानना है. तो अगेन जो ग्लास स्लैब के नीचे मीडियम है वो कौन सा है? एयर. ओके? और एयर को नंबर कौन सा दें? नंबर बदल नहीं सकते बार बार. एक बार एयर को नंबर 1 दे चुके हो तो दोबारा आपको इसको 1 नंबर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके? ठीक. अगर बात एयर, ग्लास और एयर के कंपैरिजन की जाए तो एयर कैसा मीडियम है? रेयर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है ना. और ग्लास स्लैब कैसा मीडियम है? डेंसर. और दोबारा एयर आ गया, और फिर दोबारा एयर कैसा मीडियम है? ग्लास स्लैब के कंपैरेटिवली रेयर मीडियम. इज इट ओके? आगे देखिए. Now this light ray is going to strike to the separating surface which separates glass slab from air. Okay? क्या नाम दे इस लाइट रे को? बहुत बार दे चुके हैं हम इसे नाम, इंसिडेंट रे, पर यहाँ मेंशन करना जरूरी है क्योंकि यहाँ कुछ और भी जानना है, इसलिए. इज इट ओके? तो हम इसको मेंशन करेंगे कि ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे. अब तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी इस इंसिडेंट रे की डेफिनेशन. A light ray which falls on the separating surface, not reflecting surface, है ना. reflecting surface नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है जी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमें क्या ड्रॉ करना होता है? याद है ना आपको? लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सेपरेटिंग सरफेस. नाम तो याद है ना, भूलना नहीं होता है. ओके? दिस इज नॉर्मल. कौन सी लाइन है ये? नॉर्मल. ओके? ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, और ये इन दोनों के बीच का एंगल, क्या बोलते हैं इस एंगल को? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके? अब ये लाइट रे एंटर होने वाली है. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एयर टू ग्लास. क्या होगा? रिफ्रैक्शन. क्यों होगा? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. ओके? कैसे होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एज इट गोइंग टू एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. ठीक है? चलिए भाई बना लेते हैं. ये ओरिजिनल पाथ भी बना देते, काम का है क्योंकि ये तो ओरिजिनल पाथ है. किसका ओरिजिनल पाथ है? इंसिडेंट रे का, है ना. इट विल बेंड
टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने थोड़ी कम बेंड करी, थोड़ी ज्यादा बेंड करते हैं ताकि बेंड हमें दिखाई दे, है ना। ये ऐसे, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गई जी बेंड। और प्रोसेस भी हो गया, कौन सा प्रोसेस? रिफ्रैक्शन। मतलब इस लाइट रे को क्या नाम दे हम? इस लाइट रे का नाम तो हमें बहुत अच्छे से पता लग चुका है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये? रिफ्रैक्टेड रे है, इज इट ओके? और ये है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए सिंबल लिख देते हैं, नाम नहीं लिख सकते हम, जगह नहीं बची हमारे पास में और जरूरत भी नहीं है हमको लिखने की, इज इट ओके? अब देखिए दोबारा से एक काम होने वाला है, दोबारा हमने नीचे का मीडियम मेंशन करा है एयर, मतलब लाइट रे दोबारा एंटर होने वाली है। कहां से कहां एंटर होने वाली है? फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर। मतलब हम यहाँ पर लाइट रे का 2 बार रिफ्रैक्शन करवाएंगे। एक बार तो करवा चुके हैं, एक बार और करवाने जा रहे हैं। नाउ द लाइट रे इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इज इट ओके? चलिए तो करवाते हैं। अब ये लाइट रे जिसे आप रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे थे, नाम बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, बस मन में बदल लें। अब ये लाइट रे जब ग्लास स्लैब से एयर में एंटर होगी तो उसका सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा, एंड नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे चेंजेस इनटू इंसिडेंट रे। किसमें बदल चुकी है अब ये? इंसिडेंट रे में, फॉर द सेकेंड मीडियम। And this is the point of incidence at which again we have to draw this line. The name of the line is same. This is normal, a line which makes an angle of 90 degree with the separating surface. Is it okay? और ये एंगल कौन सा एंगल हो गया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर जरा देखो जी, यहाँ पर Z बन रहा है, ये 2 पैरेलल लाइंस है ना, और ये Z वाले एंगल्स, कौन से एंगल्स बोलते हैं इनको? ऑल्टरनेट एंगल। तो कोई नया सिंबल हम इसे प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे नया सिंबल प्रोवाइड? एज दीज 2 एंगल्स आर सेम। क्यों है सेम? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम सेम सिंबल देंगे, यस सेम सिंबल देंगे। तो ये हमने दे दिया एंगल R, इज इट ओके? अब ये लाइट रे बाहर निकलने वाली है, कहां से कहां? फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो ऐसे सीधे जानी चाहिए थी पर नहीं जाएगी, क्या हो जाएगी? इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे आनी चाहिए थी पर ऐसे नहीं आई, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इज इट ओके? ये नॉर्मल से दूर चली गई है थोड़ा। और देखो इस लाइट रे को अब क्या बोले? रिफ्रैक्टेड रे नहीं, इस लाइट रे को हमने एक नया नाम दिया है। और इस लाइट रे को नाम हम थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि यहाँ हमें कुछ और भी ड्रॉ करना है। दिस लाइट रे इज नाउ नोन एज इमर्जेंट रे। तो कौन सी रे को इमर्जेंट रे बोला जाता है? लाइट रे जिस मीडियम से आई थी अगर लौट के दोबारा उसी मीडियम में आ जाए तो उस लाइट रे को कौन सी रे बोला जाता है? इमर्जेंट रे, इज इट ओके? एंड ये तो पता है ना आप लोगों को, नॉर्मल लिखूंगी नहीं मैं बार बार। नाउ द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोला जाता है इस एंगल को? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एक नया सिंबल दे दें इसे? दे तो देते हैं पर पुराना भी चलेगा। अब मैं कौन से पुराने की बात कर रही हूँ, दैट विल सी लेटर। फिलहाल तो आप इस एंगल ऑफ इमर्जेंस को ऐसे आई डैश नया सिंबल दे दें। मैंने आई डैश दिया है, आप एंगल ऑफ इमर्जेंस को स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हैं। अब जो नई बात पता लगी वो ये पता लगी कि लाइट रे जिस मीडियम में से एंटर हुई थी अगर उसी मीडियम में लौट आए तो क्या नाम दिया हमने इस लाइट रे को? इमर्जेंट रे। और जब देखा ध्यान से बाद में तो जो इंसिडेंट रे का ये जो ओरिजिनल पाथ था, इज इट ओके, दिस इमर्जेंट रे इज फाउंड टू बी पैरेलल। ये किसके पैरेलल थी? इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ के पैरेलल थी। कौन सी लाइट रे पैरेलल थी? इमर्जेंट रे। किसके पैरेलल थी? इट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। दिख रहा है आपको? पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रही है। पैरेलल तो है पर इनके बीच में एक डिस्टेंस भी हमको दिखाई दे रहा है, और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे and the path of original incident ray, this distance is known as
लेटरल, लेटरल है ये, एल है ये, लेटरल शिफ्ट। कैन ऑल्सो बी नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसे लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हैं, आप इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल परफेक्टली बनना चाहिए, ये दोनों लाइन एग्जैक्टली पैरेलल दिखाई देनी चाहिए और पूरी तरीके से फिगर आपका लेबल्ड होना चाहिए। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं, ये तो हो गया भाई, हमने जान लिया, इन्होंने बता दिया और हमने मान लिया। इन्होंने बोला कि एमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और हमने मान लिया। इज इट ओके? और डिस्टेंस का नाम इन्होंने बोला लेटरल शिफ्ट और हमने वो भी याद कर लिया। क्या है लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन? लेटरल शिफ्ट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमर्जेंट रे एंड द पाथ ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे। पर अब हम इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा सच में है या सिर्फ हम ऐसे ही मान रहे हैं? तो हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे एंड टू प्रूव दिस दैट दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या करना पड़ेगा हमको इन दोनों एंगल्स की वैल्यू, दिख रहा है ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल दिख रहा है, यस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इन दोनों एंगल्स को हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दो एंगल बराबर होंगे मतलब ये दोनों रेज भी पैरेलल होंगी डेफिनेटली। इज इट ओके? चलिए तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर। नाउ फर्स्ट केस, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पर, एक बार कब हुआ? जब लाइट रे यहां से यहां गई। तो फिलहाल हम यही वाला रिफ्रैक्शन कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा वाला? When light ray goes, कहां से कहां जा रही है? Light ray goes from air to glass slab। कौन सा लॉ लगाएंगे एयर टू ग्लास स्लैब के लिए? स्नेल्स लॉ। मैं लिख नहीं रही हूं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, चाहो तो लिख लो, लिख लेते हैं, जगह है हमारे पास में। फ्रॉम स्नेल्स लॉ। इज इट ओके? देखना ध्यान से, n21 इज इक्वल टू n21 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यही होता है n21 का मतलब, बिल्कुल यही होता है। हम भूले ना इसलिए हम लिख भी लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। याद तो है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? एयर के। और जब रेस्पेक्टिव मीडियम एयर हो तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इज इट ओके? चलिए आगे देखिए, फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से पता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इज इट ओके? चलिए इक्वेशन हमें दोबारा काम में लेनी है, और जब इक्वेशन हमें दोबारा काम में लेनी होती है तो हम उसे नंबर दे देते हैं। हमने नंबर दे दिया 1। ये हो गया रिफ्रैक्शन नंबर 1। रिफ्रैक्शन एक बार और होने वाला है यहाँ पर। अब लाइट रे का ये वाला हिस्सा भूल जाएं और सिर्फ ये याद रखें कि लाइट रे ग्लास स्लैब से कहां पर एंटर हो रही है? एयर में। ओके, तो हम सेकेंड रिफ्रैक्शन कंसीडर करने जा रहे हैं, वो व्हेन, लिख रही हूं मैं पूरा, व्हेन लाइट गोज, अब कहां से कहां जा रही है लाइट? गोज फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर। तो ऊपर वाले को भूल जाना है, अब इसको याद नहीं रखना है, देखना भी नहीं है अब इसे सेकंड केस के लिए। एक तो इसे देखना है और एक इसे देखना है। चलो तो देखते हैं। अब इंसिडेंट रे कौन सी है? ये। और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? ये। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये वाला। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? ये वाला। इज इट ओके? तो देखिए अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा? इसका। किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा? ग्लास के। तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर N1W इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर आता है पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का सिंबल यहां पर R है। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, हम लिखेंगे R। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? ये वाला, जिसे एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला जा रहा है वैसे तो, पर जब दो मीडियम कंसीडर करें तो ये इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन आई डैश। इज इट ओके? ये इक्वेशन भी हमें दोबारा काम में लेनी है।
तो ये हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से हमें n21 और n12 पता लग चुका है। अब हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं देखिएगा, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मैं यहां से हटा देती हूं, हमें जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, इसको हटा देते हैं। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्या पढ़ा था आपने? अभी हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था इसके ऊपर बेस्ड। n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। n21 की वैल्यू पता है आपको? यस, फ्रॉम इक्वेशन 1। n12 की वैल्यू भी पता है? बिल्कुल, फ्रॉम इक्वेशन 2। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन नंबर 3। तो बोर्ड पर जगह खत्म हो चुकी है, मैं हट रही हूं साइड में, आप फिगर को देख लें, फिर हम डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसको यहां से हटाने जा रहे हैं और ये आपको बनाना है फिगर, आपके नोट्स में से देखकर बनाएं या बोर्ड पर से देखकर बनाएं, पर बनाएं ज़रूर, क्योंकि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट था जो फिलहाल रफ किया जा चुका है। अब देखिए, इक्वेशन 1 में n21 की वैल्यू लिखिए, इक्वेशन 2 में n12 की, और इक्वेशन 3 में इन दोनों वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब फिलहाल हमको तीनों इक्वेशंस काम में लेनी है। कौन कौन सी इक्वेशंस काम में लेनी है? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को एक साथ। तो चलिए काम में लेते हैं। n21 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। n21 की वैल्यू क्या है? साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। n12 की वैल्यू क्या है? ये रही, साइन r अपॉन साइन i डैश। i डैश याद है ना? एंगल ऑफ इमर्जेंस, which is angle of refraction for the case 2, for the part 2 refraction. Is it okay? आगे देखिए, sin i is equal to, sorry not equal to, sin i upon sin r, ये ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगी इक्वेशन? sin i डैश अपॉन sin r, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारे पास में? हमारे पास में बचेगा sin i इज इक्वल टू साइन आई डैश, है ना? साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये कोई नंबर नहीं है जो आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। पर हाँ, ये बात बिल्कुल है कि अगर साइन आई और साइन आई डैश बराबर हैं तो ऐसा होने का सिर्फ एक ही चांस है, और वो चांस है कि एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए? एंगल आई डैश के। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ इमर्जेंस के। और ऐसा हो रहा है, ये प्रूव आप कर चुके हो मैथमेटिकली। इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया आपने? इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू इमर्जेंट रे। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और इसको प्रूव करने में जो मदद हमने ली वो ली प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। लर्न इट एट होम एंड सॉल्व इट अगेन इन योर साइंस नोटबुक्स। इज इट ओके? और मैं हट रही हूँ साइड में, थोड़ा पूरा देख लें आप डेरिवेशन। तो आई होप आपने देख लिया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर इसको ढंग से रिवाइज करिएगा आप लोग अपने घरों पर, ठीक है? तो बाय एवरीवन।